वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग आए हो? आप बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। आपको भी मेरे साथ बोलना है, लंबी सांस लो, लो लंबी सांस। और रोज मेरे साथ सेशन स्टार्ट होते यही कहना है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। बोलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आई एम कोच, अच्छा करना है। तो इस बार आईडीटी में 80 पार, उसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमने कल जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था जो इंटर लेवल पे था। कभी कभी उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए ओके जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था हमने लिख कर भी देख लिया और उसको अच्छे से पढ़ भी लिया। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है रिवाइज करके देता हूँ और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का जीएसटी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आर यू रेडी? यस और नो? तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी ये रहा आपके चार्ट सामने। और मैं आपको कह दूं कि चार्ट ये आपका फेवरेट पार्ट बन जाएगा कुछ दिनों बाद। बस थोड़े दिन का मुझे टाइम दीजिए। ओके, आप कंटिन्यू पूरा फ्लो में आ जाओगे और मजा आएगा चार्ट बेस्ड जीएसटी को पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पे बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में हमने क्या देखा था? जीएसटी के टोटल 5 एक्ट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। ओके, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। उसके बाद में कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कम ऑन, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा हमने क्या देखा था यहाँ पे? इट इज बेस्ड ऑन वैट। तीसरा हमने यहाँ पे ये देखा था कि एक्चुअली ओके इट इज बेस्ड ऑन वैट। और जहां तक है सप्लायर इसका टैक्स देता और रिसिपिएंट जो है ओके रिसिपिएंट ये बर्डन बेयर करेगा। मल्टीपल स्टेज पे ये जीएसटी कलेक्ट होता है। मतलब अगर हम स्टेजेस डिसाइड करें तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, अल्टीमेट कंज्यूमर, तो हर स्टेज पे जीएसटी पे होगा। सुनिए, हर स्टेज पे जीएसटी पे होगा और परचेसेस के क्रेडिट मिलते जाएंगे। इसको बिजनेस टैक्स भी कहा जाता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे अगर हम देखें तो पूरी वैल्यू चेन में जब तक गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं जाता है तो ओके तब तक आपको हर B2B ट्रांजैक्शन में सेलर को परचेसेस के क्रेडिट मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी ओके देखे। डन 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 डन। फिर देखो आर्टिकल 366 क्या कहता है? आर्टिकल 366 ये कहता है कि जब भी किसी भी एक्ट में इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी की डेफिनेशन आएगी तो इट्स अ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज, यानी गुड्स पे और सर्विस पे लगाया हुआ टैक्स, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, उसका तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं आएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्री कहती है। उसके बाद में व्हाट इज द सोर्स एंट्री इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर लेवियन कलेक्शन ऑफ जीएसटी? तो आर्टिकल 246A, चलो बोलो मेरे साथ, आर्टिकल 246A इज द सोर्स एंट्री। ओके, ये कॉन्करेंट पावर देता है पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को कि दोनों साथ में मिलकर ओके ट्रांजैक्शन पे साइमल्टेनियसली जीएसटी लगा सकते हैं। और इंटरस्टेट ट्रेड होगा तो पार्लियामेंट जीएसटी लगाएगा ओके, और यहाँ पे कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो आर्टिकल 269 कहता है, 69A कहता है कि आईजीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे और बाद में वो अपोर्शन किया जाएगा। सो दोस्तों बताइए किसके साथ अपोर्शन किया जाएगा? तो वो जो अपोर्शन किया जाएगा वो स्टेट के साथ और डेस्टिनेशन स्टेट जो होगा उसके साथ किया जाएगा। और उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा तो इंपोर्ट ट्रांजैक्शन भी इंटरस्टेट माना जाएगा। चलो ये भी रिवाइज हो गया। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी: क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, mitigation of cascading effect, elimination of multiple taxes and double taxation, okay, to promote Make in India initiative and also to help increase in overall revenue to the government. Now, हाँ, ये चैप्टर में अगर कोई पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक है, तो ये वाला है ओके कि अभी भी कौन से गुड्स पुराने लॉ में है, जीएसटी प्लस एक्साइज में है। तो इसको कैसे याद रखना जो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट जो जीएसटी के परव्यू में है ही नहीं फिलहाल, इसमें 2 कैटेगरी आएगी। एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट आएगा जिसको जीएसटी में अभी नहीं लाया गया, पर जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा ओके तब ये जीएसटी में आ जाएगा, पर फिलहाल तो नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चलो बोलो कौन कौन से? चलो चलो कमान कमान, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, मेरे साथ इन्वॉल्व होना है। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट दैट इज कॉल्ड एज पेट्रोल, एवियन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। और दूसरा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या आर्टिकल 366 क्लॉज 12A के अंडर में ओके अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक्सक्लूड किया गया है। ओके, ये हमने देखा। उसके बाद में जहां तक है ओके यहां पे, हाँ, जहां पे यहां पे हमने देखा कि इनके ऊपर ओल्ड टैक्सेस है।
पहली कैटेगरी होगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो सेंट्रल एक्साइज प्लस वैट और सीएसटी है, और दूसरी कैटेगरी होगी तो स्टेट एक्साइज है, ध्यान सुनना, स्टेट एक्साइज है प्लस वैट और सीएसटी है। बाकी सारे प्रोडक्ट जीएसटी में आएंगे, पर उसमें भी दो कैटेगरी है। ओके, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए तो जीएसटी में तो लगेगा ही, प्लस एक टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा, बोलो मेरे साथ, एक टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा, कौन सा? एक्साइज। ओके, तो टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज लगेगा, और ओपियम, इंडियन हेम्प, नारकोटिक्स वगैरह हो गए तो वो केस में ओके जीएसटी तो लगेगा ही, प्लस एक टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा, वो है स्टेट एक्साइज, और स्टेट एक्साइज पे भी यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन ख्याल रहे ये दो कैटेगरी जीएसटी में सिर्फ एक्साइज एक्स्ट्रा है, तो ये दो कैटेगरी पे बोलो बोलो फटाफट बोलो। ओके, यहाँ पे वैट और सीएसटी नहीं लगेगा, उसके बाद में बाकी सारे गुड्स पे जीएसटी लगेगा। उसमें एक स्पेशल डिस्कशन एंटरटेनमेंट टैक्स वाला, तो एंटरटेनमेंट टैक्स वाले की हम बात करें यहाँ पे तो एक्साइज एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का होगा, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का होगा, तो वो सिचुएशन में वो सबसिम हो गया है, तो जीएसटी अगर जीएसटी लगता है तो वो नहीं लगेगा। पर लोकल बॉडी यानी कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं लगाती है, पर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है तो वो ओके सेपरेटली चार्ज होगा, और फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी वो भी ऐड किया जाएगा। फिर हमने देखा टैक्सेस कौन कौन से सबसिम हुए हैं जीएसटी में, लिस्ट दी हुई है। ओके, सारे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सर चार्जेस, ओके सब कुछ ऐड हुए। स्टेट टैक्सेस में सारे स्टेट टैक्सेस ऐड हुए, इंक्लूडिंग वैट, सेल्स टैक्स, सीएसटी, परचेस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, अदर दैन लोकल बॉडीज, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग, ऐसे सारे टैक्सेस ऐड हुए। कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सबसिम नहीं हुए? तो प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, क्योंकि वो तो अभी भी लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, और पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी जो अभी भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, हमने ये देखा कि भाई ओके कौन कौन से ओके यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो कौन कौन से गुड्स पे जीएसटी और एक्साइज है और एक्सेट्रा है। तो अब बात करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर सकता है। ओके, यहाँ पे क्या क्या रिकमेंडेशन दे सकता है, कौन कौन से टैक्सेस सबसिम होने चाहिए, एग्जम्पशन क्या होना चाहिए, जीएसटी लॉ का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आईजीएसटी का अपोर्शनमेंट कैसा होना चाहिए, उसके बाद में बेसिक थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए, जीएसटी के रेट्स क्या होने चाहिए, और उसके बाद में स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट जो मैंने नीचे दिया है, तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाना होगा तो जीएसटी काउंसिल यहाँ पे रिकमेंड करेगा। दोस्तों, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, एक बात थोड़ी लिस्ट अच्छे से पढ़ के जाना, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ओके स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट, एंड उत्तराखंड। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाउ आईजीएसटी क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे होगा, तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी में लिख दो, यहाँ पे पहले आईजीएसटी में लिखा होगा तो अच्छी बात है, और फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी, ओके इन एनी प्रोपोर्शन, वहां पे लिख दो इन एनी प्रोपोर्शन, सीजी फिर बाद में यूज करो सीजीएसटी। ओके, आईजीएसटी एग्जॉस्ट होने के बाद सीजीएसटी यूज करो, पहले सीजीएसटी में, फर्स्ट सीजीएसटी में, ओके और फिर आईजीएसटी में, ओके फिर आईजीएसटी में, एसजीएसटी का क्रेडिट पहले एसजीएसटी में या यूटीजीएसटी में, ओके फर्स्ट, और फिर सेकंड जो है अगर हम देखें तो आईजीएसटी में, और क्रॉस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज नॉट अलाउड। तो देखो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ओके इंट्रो टॉपिक के हमारे एक पेज में खत्म हुए। ओके, तो ये हुई ना बात, डन 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 डन। चलो अब अगर आप नीचे आ जाते हो तो नीचे हमने क्या देखा, तो नीचे हमने जो है यहाँ पे हाँ यूनियन टेरिटरी का आपने यस कम ऑन यूनियन टेरिटरी का चार्ट बना लिया होगा। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का चार्ट आपको क्या होगा, जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है, कम ऑन जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है तो वो सिचुएशन में ध्यान सुनना, जहां स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट कहा जाएगा, जहां बिल्कुल भी स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, विधानसभा नहीं है, उसको यूटी कहा जाएगा, और जहां पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है, सुनना 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 भाई साहब, ओके तो जहां पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है, एक मिनट, ओके जहां पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है तो वो जो है वो जीएसटी पर्पस के लिए यहां पे यस स्टेट माना जाएगा, और ऐसे दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर ये जीएसटी पर्पस के लिए स्टेट माना जाएगा। इसलिए इनसाइड दिस दिल्ली और पुडुचेरी अगर आपका इंट्रा सेल होता है तो उसके ऊपर यूजीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर सीजीएसटी और एचजीएसटी लगेगा। डन 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 डन। तो चलिए ये पार्ट हमने यहाँ पे देखा। अब क्या होता है बेटा, यहाँ आते हैं सेक्शन 9(1) या सेक्शन 5(1) ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी, चार्जिंग सेक्शन हमने देखा था, तो लिखते लिखते रिवाइज कर लेते हैं। ये सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ओके लेवी, कलेक्शन,
एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। वो 9(1) ओपन करके रखो बुक में, आपको समझ जाएगा 3 पार्ट में। लेवी में चार्ज, वैल्यू और रेट, चलो ऐसे पार्ट बना लो, पहले 3 पार्ट बना लो और फिर लेवी में चार्ज, वैल्यू एंड रेट। ओके, तो यहां पे चार्ज किसके ऊपर आएगा, तो लिखो चार्ज, लिखो यहां पे इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, या इंटरस्टेट, इंटरस्टेट अगर आईजीएसटी होगा, तो सेक्शन 5(1) ऑफ आईजीएसटी एक्ट होगा। तो इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट सप्लाईज, ओके सप्लाईज, यस ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है बोथ। तो इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। वैल्यू क्या होगी, अब समझ लो आपने सप्लाई कर लिया, अब सेक्शन 9(1) क्या कहता है, अगर आपने सप्लाई किया तो उसकी वैल्यूएशन, वैल्यू एज पर, एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 of CGST Act, as determined under section CGST Act। ओके, और रेट क्या हो गए, तो रेट मैक्सिमम, यहां पे लिख दो रेट मैक्सिमम 20% प्लस 20%, यानी 40%। मैक्सिमम रेट जो होगा यहाँ पे 40% होगा, पर अभी 40% इतना रेट तो प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है। अभी जो रेट ओके प्रिस्क्राइब हुआ है यहाँ पे 0.25, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, इसका 50-50 लिया जाएगा। तो चलो ये तो हम समझ गए कि भाई लेवी किसके ऊपर है, तो लेवी यहाँ पे इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर है, जो सेक्शन 15 से उसकी वैल्यूएशन होगी, और रेट जो लिए जाएंगे वो मैक्स 40 है, पर हमें जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे जो रेट नोटिफाई हो गए वो रेट हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। पर दोस्तों आपको एक बात बताओ, आपको रेट लर्न नहीं करने, आपको प्रॉब्लम में रेट्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद में कलेक्शन, यहां पे लिखो कलेक्शन इन सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब। तो इसके लिए टॉपिक आता है टाइम ऑफ सप्लाई, आपने पढ़ा होगा इंटर लेवल पे टाइम ऑफ सप्लाई, टीओएस। तो आपका कलेक्शन कैसे होगा, जब आपका टीओएस आएगा, टीओएस का डिस्कशन आगे प्रिस्क्राइब होगा, ओके हम उसमें देखेंगे। ओके, और यहां पे पर्सन लायबल टू पे टैक्स, तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन रहेगा, तो वो टैक्सेबल पर्सन रहेगा। नो डाउट टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो टैक्सेबल पर्सन में क्या आता है वो हम देखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा ओके यहाँ पे। उसके बाद में गुड्स नॉट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ जीएसटी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, ये मे को अप्लीकेबल नहीं है, ये जो है नवंबर 25 को अप्लीकेबल रहेगा। आई रिपीट, नवंबर 25 को अप्लीकेबल रहेगा, तो मैं बाद में अमेंडमेंट कवर कर लूंगा, पर आपके जानकारी लेके बता दूं। ओके, यहाँ पे अल्कोहल के साथ अब उसकी और एक कैटेगरी आई, और वो है अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, या जिसे स्पिरिट भी कहते हैं, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा थ्रू सेक्शन 9(1), पर ये नवंबर में मैं थोड़ा अमेंडमेंट्स में कवर कर लूंगा। ओके, उसके बाद में अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ओके 5 टाइप्स के पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ओके, ये जीएसटी काउंसिल जिस दिन रिकमेंड करेगा तब जीएसटी आएगा, और फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड नहीं किया है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओके चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से अच्छे से, ऊपर वाला चार्ट। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगा, तो ऐसे सिचुएशन में जीएसटी नो, एक्साइज ड्यूटी यस, कौन सी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट यस, सीएसटी यस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट नो जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी यस, कौन सी, सेंट्रल एक्साइज लगेगा, वैट यस, सीएसटी यस, टोबैको प्रोडक्ट यस, ओके एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा, नो, ओपीएम इंडियन हेम्प यस, जीएसटी भी लगेगा, और स्टेट एक्साइज लगेगा, और ये नो, ऑल अदर प्रोडक्ट ओनली जीएसटी, नो, बाकी सारे प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगा। फिर इंडिया की डेफिनेशन हमने देखी थी, अगर आपको इंडिया की डेफिनेशन याद आ रही है तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टेट और यूटी, जमीन,
ओके, उसके बाद में वाटर, पानी, ओके पानी, तो टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरिटाइम जोन वाटर का पार्ट कंसीडर होगा। वो डायग्राम सामने रखो। ओके, धीरे धीरे आप समझोगे कि रेगुलर मैट के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने चार्ट्स में कवर कर लिए, और अगर कुछ और एक्स्ट्रा रहा तो हम अलग से कवर करेंगे, आपने यहाँ अटैच कर देना है। डन 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 डन। ओके, यहाँ पे और दूसरा एयर स्पेस अबो टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर, और यूनियन टेरिटरी कौन सी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लद्दाख, चंडीगढ़ और अदर टेरिटरी। और नीचे का चार्ट तो यूटी का मैंने आपको बताया था। ओके, तो चलिए ये डिस्कशन, यहाँ तक का डिस्कशन हमारा हुआ, इसी चार्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगर चार्ट अच्छा लगा होगा तो यस मन में लाइक कीजिएगा। ओके, तो यस कुछ लेक्चर्स में आपको अनलिस्टेड यूट्यूब पे देने वाला हूँ, कुछ पहले एक दो लेक्चर जब सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो बाद में रिकॉर्डेड मोड में देखेंगे तो वो जो है ओके यहाँ पे लेक्चर्स तो देख सकते हैं, पर यस मुझे कमेंट जरूर दीजिएगा कि चार्ट आपको कैसा लगा। डन 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 डन। चलिए चलो बेटा आप रेगुलर मैट में आ जाओ। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि देखो मेरा सेशन होने के बाद चार्ट में आपको एक बार पढ़ना है, जब क्योंकि मैं जब रिवाइज करूँगा नेक्स्ट सेशन में तो ही आपको वो रीजन अच्छे से समझ में आएगी। दूसरा, जो भी मैंने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं वो ट्राई करके देखना है। नेक्स्ट सेशन के एंड में ओके मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं उसमें के कुछ क्वेश्चंस जो है, आई रिपीट, उसमें के कुछ जो क्वेश्चंस है मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, या उसकी क्रिटिकल एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर पहले आप ट्राई करोगे, थोड़ा उसके साथ खेलोगे, और फिर मैं क्रिटिकल एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलो आ जाओ। सेक्शन 9 में हमने देखा गुड्स और सर्विस के सप्लाई पे आता है, अल्कोहलिक लिकर एक्सक्लूड किया गया है। उसके बाद में कलेक्शन होगा एज इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब, टैक्सेबल पर्सन, ओके जो हम आगे देखेंगे। जीएसटी किससे लिया जाएगा, तो टैक्सेबल पर्सन से लिया जाएगा। और वैल्यूएशन एज पर सेक्शन 15 होगा। ओके, वैल्यूएशन एज पर सेक्शन 15 होगा। रेट्स हमने देख लिए। उसके बाद में सेक्शन 51 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ये इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे ओके जीएसटी लगाता है। अब देखो इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट कब बोला जाता है, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट कब बोला जाता है, अब थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अब इसके डिटेल डिस्कशन तो हम आईजीएसटी एक्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन जस्ट थोड़ा बहुत डिस्कशन यहाँ होगा। जनरल रूल ये है, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी एलओएस, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन अ सेम स्टेट और यूटी, इट इज ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई यानी एलओएस और पीओएस। अब देखो यहाँ पे जनरली 3 पार्टी होती है, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर होता है, एक लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता है, और एक जहाँ सर्विस दी गई या गुड सप्लाई किया प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। गवर्नमेंट को इससे कोई कंसर्न नहीं कि रिसिपिएंट कहाँ पे है। ओके, इससे कोई कंसर्न नहीं है। गवर्नमेंट कहती है एलओएस और पीओएस दोनों अगर सेम स्टेट में रहेंगे, सेम स्टेट में रहेंगे तो इसे इंट्रा कहा जाएगा, और अगर दोनों डिफरेंट स्टेट में रहेंगे, डिफरेंट स्टेट में या यूटी में रहेंगे तो उसे इंटर कहा जाता है। उनको कंसर्न सिर्फ एलओएस से है और पीओएस से है। अब भाई साहब ये जो पीओएस है क्या आप अपने मन से फिक्स कर सकते हो? नहीं, आप अपने मन से नहीं फिक्स कर सकते हो। आईजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में यहाँ पे सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13 ये गुड्स के लिए है, एसओजी के लिए है, और ये एसओएस के लिए है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। इस सेक्शन के हिसाब से आपको प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स करना है, और इस सेक्शन के हिसाब से जो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका लिया जाएगा और देखा जाएगा अगर एलओएस और पीओएस ये कहाँ पे है, इसके बेस पे डिसाइड होगा। चलो थोड़ा आपको और मैं अच्छे से समझाऊंगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। तो बेटा यहाँ पे अगर हम इनवॉइस पे आते हैं तो ये टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट जैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टैक्स इनवॉइस में सप्लायर की डिटेल, आपके सप्लायर की डिटेल जो गुड्स बेच रहा है, और आपके रिसिपिएंट की डिटेल्स होती हैं। और इधर आप देखोगे तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ सप्लाई, स्टेट कोड वगैरह दिए जाते हैं। नाउ समझ लो यहाँ पे सप्लायर, सप्लायर का जीएसटीएन महाराष्ट्र का है, जो भी है 27 से स्टार्ट होगा। ओके, सप्लायर का जीएसटीएन होगा। उसके बाद में नेम, नेम समझ लो एबीसी,
एबीसी लिमिटेड। एड्रेस पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र एड्रेस है। सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइस 001, डेट ऑफ इनवॉइस 510XX, जो भी हमने ले लिया। रिसिपिएंट की डिटेल्स, नेम PQR, एड्रेस, एड्रेस गुजरात, ओके, और यहाँ पे जीएसटीएन, तो जो भी गुजरात का जीएसटीएन होगा वो रिसिपिएंट को माल बेच रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं आपके नॉलेज के लिए, तो कि जो रिसिपिएंट की डिटेल्स होती हैं, ओके, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होती है। आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आपको फिक्स करना पड़ता है। सर ये तो सीधी बात है ना, जो रिसिपिएंट के एड्रेस होगा वही नहीं दोस्तों। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 10, 11, 12 और 13 ये सेक्शन अप्लाई करके आपका पीओएस फिक्स करना पड़ता है। और वो पीओएस एज पर दैट सेक्शन जो स्टेट में आएगा उसके बेस पे आपका इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट माना जाएगा। दोस्तों जहां तक देखा जाए तो प्लेस ऑफ सप्लाई समझ लो महाराष्ट्र फिक्स हुआ, तो फिर रिसिपिएंट क्यों ना गुजरात का हो, लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दो बातें देखी जाती हैं। और अगर महाराष्ट्र और दूसरा के भी महाराष्ट्र होगा और सेम स्टेट होगा तो इसे इंट्रास्टेट सप्लाई कहा जाएगा। तो हमें क्या देखना है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो चलिए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मैंने यहां एक्सप्लेन किया है, रेगुलर नोट्स में आ जाइएगा, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर नोट्स में आते हो तो यहां पे सेक्शन 5(1) दिया गया है। ओके, सेक्शन 5 में ओके यहां इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का एक पैराग्राफ यहां पे दिया हुआ है। तो अगर आप इसको देखते हो तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओके, ये डिसाइड करने के लिए कि वो इंट्रा है या वो इंटर है। इंटरस्टेट सप्लाई अगर हम देखें तो इंटरस्टेट सप्लाई अगेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये दो बातें कंसीडर की गई है। और ये दो अगर डिफरेंट स्टेट में होगे, डिफरेंट यूटीज में होगे या स्टेट और यूटी में होगे, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लायर दूसरे स्टेट में है, या एक ये यूटी में है दूसरे यूटी में है, या स्टेट और यूटी में है, तो इसे इंटरस्टेट माना जाता है। और जैसा हमने पहले देखा कि भाई इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी इंटरस्टेट माना जाता है। तो चलिए ये एक सिंपल डिस्कशन हमने देखा रिगार्डिंग टू इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट बेस्ड ऑन एलओएस एंड पीओएस। ओके, बाकी डिटेल डिस्कशन हमारा ओके आगे प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट में होगा, उसमें हम देखेंगे। नाउ आगे देखो यहां पे, चलो 9(2) तो हमारा हो गया, अगर आप 9(2) याद होगा तो 9(2) तो हमारा हो गया। उसके बाद में जीएसटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ये एक स्पेशल डिस्कशन मैं आपके साथ ले रहा हूं। सबसे पहले तो आपका ध्यान लाऊंगा इंपोर्टेड गुड्स। ओके, सो इंपोर्ट में दो फैक्टर हम देखेंगे, इंपोर्ट में दो फैक्टर हम देखेंगे। आपने गुड्स इंपोर्ट किया, आपने गुड्स इंपोर्ट किया और आपने सर्विस इंपोर्ट की। अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया और सर्विस इंपोर्ट की तो ऐसे केस में जीएसटी के इंप्लीकेशंस कैसे आएंगे। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा आपका, तो ऐसे केस में गुड्स के केस में लगता है कस्टम्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट 1962। और यहां पे इंपोर्टेड गुड्स होगा तो आपको बीसीडी पहला टैक्स लगेगा यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी, और सेकंड लगेगा आईजीएसटी। और आईजीएसटी आपको जीएसटी एक्ट में न लगाते हुए कि सेक्शन 5 कहता है कि आईजीएसटी एज पर कस्टम्स एक्ट लगेगा, जिसे आप कहोगे एसीडी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी। दैट मींस आईजीएसटी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एसीडी इज गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट एंड नॉट बाय जीएसटी लॉ। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद में सर्विस अगर इंपोर्ट होती है तो नो डाउट ओके इसके ऊपर जीएसटी जो लगेगा अंडर यहाँ पे आईजीएसटी एक्ट लगेगा। ओके, और आईजीएसटी एक्ट में इसे इंटरस्टेट मानेंगे और इसको आईजीएसटी लगाया जाएगा। ओके, बिकॉज कस्टम्स लॉ ओनली गवर्न गुड्स नॉट गवर्न सर्विसेज। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इंपोर्ट जो है वो इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है, इसके ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है, और इंटीग्रेटेड टैक्स कस्टम टैरिफ एक्ट में इन द नेम ऑफ एसीडी लगता है। मेरे साथ हाईलाइट करते जाओ, इन द नेम ऑफ एसीडी लगता है। तो ये इन एडिशन टू बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है, मतलब बीसीडी तो लगेगा उसके साथ साथ एसीडी भी लगेगा। ओके, और यहाँ पे सर्टेन लग्जरी और डीमेरिट गुड्स आल्सो सब्जेक्ट टू जीएसटी कंपेंसेशन सेस। हाँ, अगर कोई गुड्स इंपोर्ट होता है कार वगैरह तो बेसिक आईजीएसटी तो लगेगा प्लस जीएसटी कंपेंसेशन सेस भी लगेगा इन द नेम ऑफ एसीडी 39। ओके, पर अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट एसीडी का नहीं समझा होगा तो डोंट वरी। ओके, जब मैं कस्टम्स एक्ट पढ़ा होगा, सुनना मेरी बात, जब मैं कस्टम्स एक्ट पढ़ा होगा तो कस्टम्स एक्ट में जो है यहाँ पे ये कवर कर लूंगा। तो चलिए, तो जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे
ओके, जहां तक देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में ओके, यहां अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो लिख दो, डायग्राम में लिखो, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इसे इंटरस्टेट माना जाएगा, इंटरस्टेट माना जाएगा। और इसके ऊपर ओके कौन कौन से टैक्सेस आएंगे तो लिख दो, बीसीडी आएगा और दूसरा आईजीएसटी इन द नेम ऑफ एसीडी लगेगा, इन द नेम ऑफ एसीडी लगेगा और इंटरस्टेट कहा जाएगा। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड ओके यहाँ पे आगे आईजीएसटी एक्ट में कहूँगा सेक्शन 75 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इसको भी इंटरस्टेट माना गया है, इसको भी इंटरस्टेट माना गया है और इस पर भी आईजीएसटी लगता है। लेकिन ये जो आईजीएसटी लगता है इसके ऊपर, इसको गवर्नमेंट बेनिफिट देने के लिए रेडी है। और वो क्या बेनिफिट देने के लिए रेडी है तो इसको गवर्नमेंट जीरो रेट सप्लाई यानी जीरो रेट देने के लिए रेडी है। तो एक नया वर्ड पिक्चर में आ गया और वो नया वर्ड है जीरो रेट सप्लाई। ओके, थोड़ा उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय जीरो रेट सप्लाई? ओके, और ये जीरो रेट क्या है? ओके, जीरो रेट है विदाउट ड्यूटी, मतलब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट आईजीएसटी। ओके, पर कुछ शर्तों पे आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे जीरो रेट सप्लाई की डेफिनेशन दी है। ओके, अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो, सर्विस का एक्सपोर्ट करते हो, या फिर आप ओके सप्लाई और सर्विसेज फॉर ऑथराइज ऑपरेशन टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, तो अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो या आप एसईजेड को सप्लाई करते हो तो उसको जीरो रेट बोला जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो रेट? जीरो रेट मतलब अलाउड विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, मतलब आप अगर एक्सपोर्ट करते हो इवन दो इट इज इंटरस्टेट सप्लाई, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। ओके, क्यों प्रमोट करना चाहती है? क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे और गलती से भी उसके ऊपर हमने जीएसटी लगा दिया तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है ओके वहां जीएसटी लगाने की वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ जाएगी और हमारे भी इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कैसे करेगी भाई साहब? वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगी। इसलिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट को कंसेशन दे रही है और वो कंसेशन को कहा गया है जीरो रेट सप्लाई। अब ये तो जब तुम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करोगे उसको तो बेनिफिट दिया है, पर ये कुछ कंडीशंस पे दिया है और इसकी सारी कंडीशंस हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे अंडर आईजीएसटी एक्ट। ओके, डोंट वरी, हम तो अभी स्टार्टिंग में है, डिटेल डिस्कशन तो आगे होगा ही। अब अगर आप एसईजेड को सप्लाई करते हो या एसईजेड यूनिट को सप्लाई करते हो तो वो भी जीरो रेट में बेनिफिट में लाया गया। अब चलिए आगे आपको एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिया गया। समझ लो ये आपका एसईजेड है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये एसईजेड क्या होता है? ऐसे जोन बनाए जाते हैं जहां बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड आते हैं और वहां जो मैन्युफैक्चर होता है वो ओनली फॉर एक्सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट ये जोन इसलिए बनाती है कि यहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पॉसिबल है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट दे सकती है, आपको सारी सब्सिडीज दे सकती है और इसको ऐसा ट्रीट करती है जैसे ये सेपरेट आइलैंड पे है। जैसा कभी आप मॉल में जाते हो तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वैसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सैमसंग आएगा, एलजी आएगा या बहुत सारे यूनिट्स आएंगे ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर एक्सपोर्ट और फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर एक्सपोर्ट। तो ये सिचुएशन में गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेशल बेनिफिट देने के लिए रेडी है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये जोन में नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, तो इसका एक डेवलपर होता है ओके जो पूरा ओके एसईजेड डेवलप करता है, जैसे अदानी, अंबानी ओके जो पूरा जोन बनाता है, जैसे मॉल में हम पूरा मॉल बनाते हैं और इसके अंदर होते हैं यूनिट्स, ये होते हैं अलग अलग कंपनी के यूनिट्स। अब लॉ क्या कहता है? अगर कोई डोमेस्टिक मार्केट से, समझ लो ये एबीसी लिमिटेड है और एबीसी लिमिटेड अपने डोमेस्टिक मार्केट से सप्लाई कर रहा है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आप डायग्राम में लिखते जाओ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू एसईजेड, ये ध्यान रखना मैं लिख रहा हूं टू एसईजेड, यानी इंडियन डोमेस्टिक कंपनी अगर एसईजेड को सप्लाई कर रही है, फिर डेवलपर को सप्लाई कर रही है या यूनिट्स को सप्लाई कर रही है, तो ये जो टू एसईजेड है तो दोस्तों ये भी यहाँ पे एक्सपोर्ट माना जाता है। चलो इंडिया के बाहर नहीं दिया पर आपने एसईजेड को दिया तो एक्सपोर्ट माना जाता है और आप अगर सारी शर्तें पूरी करती हो जो आईजीएसटी एक्ट में दी है और इसके डिस्कशन हम रिफंड चैप्टर में भी करेंगे, तो ये जो है एक्सपोर्ट की सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो इसको जीरो रेट मिल जाता है, इसको जीरो रेट मिल जाता है, मतलब आपको जीएसटी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बेनिफिट ओनली सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर और यूनिट्स को दिया है। मतलब क्या? समझ लो सप्लाई बाय एसईजेड, ओके सप्लाई बाय एसईजेड होगा तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा? तो यस, जीएसटी पेबल,
इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। ओके, यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो ये टू एसईजेड को बेनिफिट दिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यस, इसका लॉजिक क्या है, एक तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करो, एक तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करो, या फिर एसईजेड को दो जो आगे एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो, एक तो डायरेक्ट भगवान तक पहुंच जाओ मेडिटेशन करके, भगवान की पूजा अर्चना करके, या फिर ओके डायरेक्ट भगवान तक नहीं पहुंच रहे क्योंकि तुम्हारी उतनी कुवत नहीं है, ओके तो उनकी सेवा करो जो भगवान तक पहुंचे हैं, वो साधु, वो संत, ओके वो पंडित, उनकी सेवा करो जो भगवान तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो यस, आपने अगर एसईजेड को भी सप्लाई किया तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा जो आगे एक्सपोर्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझा होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू एसईजेड, और इन दिस वे ओके हमने ये जो बेसिक चार्जिंग सेक्शन है, ये चार्जिंग सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया। चलो ओके, यहाँ पे ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब आ जाते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। दोस्तों इंटर लेवल पे आपने ये तो पढ़ा हुआ ही है, लेकिन फाइनल लेवल पे थोड़ा और एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चलो पढ़ना है, बोर तो नहीं हो रहे, पर करे क्या पर करे क्या, पढ़ना तो है हमें अच्छे से। अरे सो तो नहीं रहे हो ना, जाग रहे हो ना नालायको, इधर देखो। चलो एक शेर सुना था, फिर ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, पढ़ना तो है, करे क्या। तो शेर है, मोहब्बत मुसीबत है, मोहब्बत मुसीबत है, करे क्या। मोहब्बत मुसीबत है, करे क्या, पर दिल की जरूरत है, करे क्या। पर दिल की जरूरत है, करे क्या। हम तो इससे बचकर चलना चाहते हैं, सुनिए सुनिए, हम तो इससे बचकर चलना चाहते हैं, पर वो बड़ी खूबसूरत है, करे क्या। तो पढ़ना है आपको, करे क्या। चलो आ जाओ। तो ये चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हम देखेंगे ये चैप्टर में, सेक्शन 2 की, साथ साथ में मेन 2 सेक्शन देखने वाले हैं, सेक्शन 7 सप्लाई और 8 ओके कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। थोड़ा अगर आप चार्ट पे आ जाते हो, थोड़ा अगर आप चार्ट पे आ जाते हो तो वो सिचुएशन में यस, जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है, जो लेवी क्रिएट कर रहा है, वो क्या कहता है कि लेवी किसके ऊपर आएगी, फिर उसका कलेक्शन कैसे होगा, और टैक्स कौन देगा। यहां से हमारे पूरे जीएसटी के कॉन्सेप्ट का उगम है, हमारे जीएसटी गंगा का उगम सेक्शन 9 से है। लेवी किसके ऊपर है, वैल्यू क्या होगी, उसका कौन से रेट से कैलकुलेट करेंगे, कलेक्शन कैसे होगा, और टैक्स कौन देगा। धीरे धीरे देखो होता है क्या, करे क्या। तो चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि लेवी जो है वो इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट सप्लाईज पे है। सुनिएगा, लेवी जो है इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाईज पे है। तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। ओके, सेक्शन 7 कंपोजिट सप्लाई एंड क्या बेटा, मिक्स सप्लाई। तो यहाँ पे आते हैं, चलो यहाँ पे सप्लाई का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। पर्सन की डेफिनेशन कोई लर्न वन नहीं करना है आपको, वही जो इनकम टैक्स में आपने इंटर लेवल से पढ़ी है और फाइनल लेवल में भी पढ़ी है और जीएसटी में पढ़ी है। जब भी मैं जीएसटी में पर्सन वर्ड यूज़ करूँगा तो एन इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, एनी एस्टेब्लिश कॉरपोरेशन, बॉडी कॉरपोरेट, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, इवन गवर्नमेंट भी पर्सन माना जाता है, सोसाइटी, ट्रस्ट और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन द एनी ऑफ द अबव। तो आपको ये डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, एक लाइन में समझना है कि कोई भी अगर लीगल लॉ के हिसाब से पर्सन होगा या कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होगा तो वो पर्सन माना जाएगा और उसको जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रहे कि एओपी बीओआई आप जब लोगे तो वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है वो भी लेना पड़ेगा, और वो इंडिया में है या इंडिया के बाहर है तो भी आपको वो पर्सन ट्रीट करना पड़ेगा। हर वो इंडिया का हो या इंडिया के बाहर हो, अगर वो इंडिया में सप्लाई कर रहा है तो वो पर्सन माना जाएगा, हर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन माना जाएगा और जीएसटी देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस ऐसा कहना है कि पर्सन में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप कॉन्सेप्ट पे आओगे तो यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन, यस, ये टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 या सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। चलो इसको चार्ट में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ओके, चार्ट में थोड़ा अच्छे से समझ में, तो चार्ट बुक में आओ।
और चार्ट बुक में यहाँ पे भाई पर्सन तो देख लिया, ओके पर्सन तो देख लिया, पर व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल पर्सन यानी क्या? ओके तो टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 2107 में जो अभी हमने रीड किया उसको लिखते हैं। ओके टैक्सेबल पर्सन इंक्लूड्स, यहां लिखो, इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज, अ पर्सन मतलब वही अभी जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, पर्सन की डेफिनेशन जो है हमने क्या पढ़ी थी बेटा कि भाई इंडिविजुअल से लेके एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो पर्सन हु इज, यहां मेक टू पार्ट्स, हु इज रजिस्टर्ड, लिखो हु इज रजिस्टर्ड और liable to registered, liable to registered, liable to registered under section 22 और सेक्शन 24। ओके अब टैक्सेबल पर्सन मतलब जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया, ओके या लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया। रजिस्टर्ड हो गया मतलब क्या हुआ कि आफ्टर थ्रेशोल्ड, आफ्टर थ्रेशोल्ड, ओके आफ्टर थ्रेशोल्ड टेकन रजिस्ट्रेशन, टेकन रजिस्ट्रेशन और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो आफ्टर थ्रेशोल्ड या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब देखो मैं आपको जीएसटी में कह दूं कि जीएसटी कब आता है, चलो आप पे लेवी हो गई, आपने सप्लाई कर दिया, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया, लेकिन दोस्तों यहां पे इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सप्लाई करने के बाद भी टैक्स किसे देना पड़ता है? टैक्स वही पर्सन को देना पड़ता है जो टैक्सेबल पर्सन है। मतलब जीएसटी का टैक्स ओनली पर्सन पे नहीं आता है, ओके जब कोई पर्सन टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा, ओके तब जीएसटी का टैक्स आएगा। अब वो टैक्सेबल पर्सन कब बनता है? ओके जब वो रजिस्ट्रेशन ले लेता है या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेता है या फिर लायबल टू रजिस्टर्ड होता है। मतलब ये हुआ कि सेक्शन 22, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन 22 कहता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद, और आपका थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन कितना है? 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। ओके कुछ केस में 10, 20 और 40 ऐसे अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस हैं, और तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में दोस्तों यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होता है तो वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है और नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है, नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है। तो इवन दो उसने सप्लाई किया होगा लेकिन उसे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी वही पर्सन देगा जो टैक्सेबल पर्सन होगा। नाउ अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया, ओके 10, 20 या 40 लाख क्रॉस कर दिया, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ टैक्सेबल पर्सन में, जिसको आगे मैं टीपी वर्ड यूज करूंगा, टीपी टैक्सेबल पर्सन, कि वही लोग आएंगे जो रजिस्टर्ड हैं, वो भी लोग टैक्सेबल पर्सन में आएंगे जिनकी जीएसटी देने की जिम्मेदारी होगी, जो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुके हैं अंडर सेक्शन 22 पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है और लायबल टू रजिस्टर्ड है, वो भी लोग कवर हो गए। या सेक्शन 24 में जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं वो भी लोग कवर किए जाएंगे। तो ये था रिगार्डिंग टू ओके जो रजिस्टर्ड है या लायबल टू रजिस्टर्ड है। इसलिए मैं आपको ये बता दूं जीएसटी में 20 लाख का एग्जम्पशन नहीं है। जो भी लोगों ने आपको पढ़ाया होगा कि 20 लाख का एग्जम्पशन है वो गलत है। जीएसटी में जो है यहाँ पे 20 लाख का नॉन रजिस्ट्रेशन लिमिट है, ओके 10, 20 और 40, मतलब रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं तो आप टैक्सेबल पर्सन नहीं, और टैक्सेबल पर्सन नहीं तो आपको जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वंस यू रजिस्टर्ड यू बिकम टीपी, फिर कोई आपको बेसिक लिमिट 20 लाख तक जीएसटी नहीं देना ऐसा नहीं होता है, ओके तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेस्ड जीएसटी लायबिलिटी है। तो वंस यू रजिस्टर्ड यू आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन ईच एंड एवरी पाई हेंसफोर्थ, ओके आपको पूरा जीएसटी देना पड़ेगा, ओके और जब तक रजिस्ट्रेशन है तब तक देना पड़ेगा। या फिर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, बहुत से लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं क्योंकि उनको आईटीसी लेना होता है, 20 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया तो भी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप टीपी बन गए, और अगर आप टीपी बन गए तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा इवन दो टर्नओवर बिलो 20 लाख। तो यहाँ पे हर साल का बेसिक एग्जम्पशन नहीं है, ओके आपको थ्रेशोल्ड दिया गया है। वंस यू लायबल टू रजिस्टर्ड या वॉलंटरी रजिस्टर्ड यू बिकम टीपी, एंड इफ यू बिकम टीपी देन ऑन ईच एंड एवरी सप्लाई on their value you are liable to pay GST। okay तो ये था regarding to definition of taxable person। नाउ आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं टैक्सेबल पर्सन में कौन कौन से लोग आते हैं, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे।
ओके, जीएसटी में 3 चार्ज होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, यहां लिख दो फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, 1 नंबर पे। दूसरा होता है रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज जो हम आगे देखेंगे। ओके, और तीसरा होता है रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4), और उसके बाद में थर्ड होता है ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अंडर सेक्शन 9(5). ये 3 लोग जीएसटी पे जनरली टैक्स देते हैं। फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पेयर कौन होता है, तो लिख दो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पेयर होता है सप्लायर। सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टैक्स देने की जिम्मेदारी सप्लायर की है। ओके, नेक्स्ट रिसिपिएंट। ओके, रिवर्स चार्ज में कौन टैक्स देता है, तो रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट इज लायबल, लायबल टू पे टैक्स, टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। ओके, और ईसीओ में, ईसीओ जो थर्ड पार्टी कहा जाता है, आप सिर्फ लिख दो, अब आगे मैं पढ़ाऊंगा, थर्ड पार्टी कहा जाता है, तो ईसीओ इज लायबल, इज लायबल टू पे टैक्स। तो ये 3 टैक्सेबल पर्सन जनरली होते हैं जिनको टैक्स देने की जिम्मेदारी आती है। ओके, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड ईसीओ पेमेंट, जो सेक्शन 9 में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने पर्सन की डेफिनेशन भी चार्ट में ले ली, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन की, एज वेल एज टैक्सेबल पर्सन की भी डेफिनेशन हमने ले ली। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे डीडीपी क्या होता है। तो इस तरह से पर्सन, टैक्सेबल पर्सन और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन जो हम आगे पढ़ेंगे वो आपको बताऊंगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने इस डेफिनेशन देखा। वापस आप रेगुलर मैथ में आ जाइएगा। ओके, तो ये हमने टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन खत्म किया। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे रजिस्टर्ड पर्सन। अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, जो सेक्शन 25 के हिसाब से जिसने रजिस्ट्रेशन ले लिया इन फॉर्म REG 01, उसे रजिस्टर्ड पर्सन माना जाएगा। हाँ, ये वाला सिर्फ हाईलाइट करके रखो, डिटेल डिस्कशन चैप्टर रजिस्ट्रेशन में होगा। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर, पर जिसके पास UIN है, ओके, यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाएगा। डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे। चलिए, नेक्स्ट आ जाओ आप सप्लायर के डेफिनेशन पे। वैसे ये सप्लायर की डेफिनेशन तो आगे और एक्शनेबल क्लेम के कॉन्टेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए यहां पे सप्लायर की बेसिक डेफिनेशन क्या है। सप्लायर मतलब गुड्स और सर्विसेज के सप्लायर कौन माने जाएंगे, सप्लायर कौन माने जाएंगे, तो जो गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करेगा, अ पर्सन जो सप्लाई कर रहा है, ओके, वो सप्लायर माना जाएगा। ओके, वो सप्लायर माना जाएगा। सर ये डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रिलेवेंस आगे आएगा। प्लस ओके, अगर सप्लायर के बिहाफ पे एजेंट सप्लाई कर रहा है, सप्लायर के बिहाफ पे एजेंट सप्लाई कर रहा है, तो वो भी एजेंट जो सप्लायर के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है उसे भी सप्लायर के डेफिनेशन में कवर किया जाएगा। एजेंट के ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हम शेड्यूल 1 में पैरा 3 में देखेंगे और बहुत डिटेल में देखेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए ये बेसिक डेफिनेशन है कि पर्सन जो खुद सप्लाई कर रहा है या उसका एजेंट। आप स्क्रिबल करोगे तो आप अटेंटिव रहोगे और डेफिनेटली आपको उसका फायदा मिलेगा, इसलिए स्क्रिबल करते जाओ। बाद में तो नोट्स में सब कुछ दिया है, चार्ट में सब कुछ दिया है रीड करने के लिए, पर स्क्रिबल में आपकी ग्रास्पिंग बहुत बढ़ेगी। तो ये तो हमने देखा, लेकिन इसमें एक प्रोविजो ऐड की गई है। जैसा कोई भी ऑनलाइन, अब देखो क्या मैं आगे पढ़ाते पढ़ाते कहूँगा कि एक्शनेबल क्लेम, देखिएगा एक्शनेबल क्लेम जो है वो एक्शनेबल क्लेम्स ये गुड्स के डेफिनेशन में लाया गया, ये गुड्स के डेफिनेशन में लाया गया है। और कुछ एक्शनेबल क्लेम, सम एक्शनेबल क्लेम लाइक ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ओके, या कैसीनो वगैरह जो है ये यहाँ पे जो ऐप के थ्रू आप खेलते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह, तो ये जो है इसके ऊपर GST लगाया गया है। आगे इसका डिस्कशन अच्छे से होगा, लेकिन मैं सप्लायर का डेफिनेशन बताना चाहूँगा। समझ लो कोई ऐप है जहाँ ऑनलाइन मनी गेमिंग हो रहा है, महादेव ऐप या कोई भी ऐप ले लो, आपको पता ही होगा, मेरे को इतना पता नहीं, मैं खेलता नहीं हूँ। ओके, तो इस ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन मनी गेमिंग खेल रहे हो, ओके,
और ये आपको खिलवा रहा है और आपको जो भी है कंसिडरेशन दे रहा है। अगर आप जीत गए तो आपको कंसिडरेशन दे रहे हैं। तो ये ऐप ये जो है इसका सप्लायर कौन, भाई कौन सर्विस दे रहा है? तो ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला हो सकता है खुद का ऐप हो, या हो सकता है इसका प्लेटफॉर्म हो। ओके, इसका प्लेटफॉर्म हो मतलब इसके ऐप पे अलग अलग कंपनियों ने अपने गेम रजिस्टर किए हैं और वो प्लेटफॉर्म दे रहा हो। तो सप्लायर कौन है? तो सप्लायर जो है वो ये जो यहाँ पे ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग जो चला रहा है, खुद चला रहा है या उसके प्लेटफॉर्म पे। ओके, अगर कोई ये प्लेटफॉर्म ओन कर रहा है, सुनना, अगर कोई ये प्लेटफॉर्म ओन कर रहा है तो फिर वो प्लेटफॉर्म जो चला रहा है वो सप्लायर माना जाएगा। ओके, तो ये रिगार्डिंग टू ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड है। तो ये डेफिनेशन देखो क्या कहती है। पर्सन हु ऑर्गेनाइज और अरेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, मतलब अभी एग्जांपल लेके चलो, ऑनलाइन मनी गेमिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडिंग अ पर्सन हु ओन, खुद का है, या ऑपरेट और मैनेज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर सच सप्लाई डीम टू बी अ सप्लायर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। चलो, अगर ये उसका खुद का नहीं होगा लेकिन वो अपने ऐप पे चला रहा है, तो जो ऐप पे चला रहा है उसको सप्लायर माना जाएगा। जिसका ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको सप्लायर माना जाएगा। ओके, हो सकता है ऑनलाइन मनी गेमिंग किसी और कंपनी का हो लेकिन चला कौन रहा है? चला रहा है वो प्लेटफॉर्म वाला, तो उसे सप्लायर माना जाएगा। उसके बाद में whether actionable claim are supplied by him or through him and consideration in money or money worth including digital asset। digital asset मतलब बिटकॉइन। ओके, आपको जो कंसिडरेशन मिला है डायरेक्ट मनी में मिला है या कोई डिजिटल असेट में मिला है तो वो ऑनलाइन मनी गेमिंग में यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और इस सप्लायर को सारी प्रोविजन अप्लीकेबल होगी। सिंपल लाइन में आपको लर्न नहीं करना है। ओके, लिख दो नो नीड टू लर्न और इसके पीछे मत जाना। सिंपल लाइन में who is the supplier in case of some actionable claims, specified actionable claim like a casino, like online money gaming, जिसका डिस्कशन आगे होगा। तो यहाँ पे ये कैसीनो और ऑनलाइन मनी गेमिंग से रिलेटेड दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो खुद चला रहा है या जो खुद नहीं चला रहा होगा लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे चला रहा है, तो वो प्लेटफॉर्म वाला जो डिजिटल ऐप प्रोवाइड कर रहा है उसे यहाँ पे सप्लायर माना जाएगा। बाकी डिटेल डिस्कशन हम आगे देखेंगे। ओके, चलो उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन रेसिपिएंट। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रेसिपिएंट की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर ये डेफिनेशन रेसिपिएंट की? क्योंकि ये डेफिनेशन जो रेसिपिएंट की है रिवर चार्ज में बहुत काम आती है, एग्जम्पशन में काम आती है, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में काम आती है। तो ये डेफिनेशन मैंने थोड़ा समराइज करके दिया यहाँ पे देखो। ओके, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज वेयर अ कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, द पर्सन हु पे दैट कंसिडरेशन, where no consideration is payable for goods and no consideration for services। तो जिसको डिलीवर्ड मेड अवेलेबल करवाया या पर्सन टू होम सर्विसेज रेंडर्ड वो रिसिपिएंट माना जाएगा। ओके, और उसका एजेंट भी रिसिपिएंट माना जाएगा। मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पे चार्ट में लिख कर देखें। तो आप जो है यहाँ पे चार्ट बुक में आइएगा और चार्ट बुक में ये डेफिनेशन हम ड्रॉ करेंगे। अगर आप नेक्स्ट इस पे आते हो तो आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस मिलेगी। तो चलो फटाफट मेरे साथ आपको रिसिपिएंट की डेफिनेशन लिखना है और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। चलो आ जाओ यहाँ पे रिसिपिएंट की डेफिनेशन में। यहाँ दो पार्ट करो, ए और दूसरा पार्ट बी। चलो डू इट फास्ट विथ में। बी में ज़्यादा स्पेस रखना क्योंकि बी के नीचे और दो सब पार्ट्स आएंगे, इसलिए बी के लिए ज़्यादा स्पेस रखना। ओके, लिखो वेयर एसओजी, एसओजी मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स, और एसओएस सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज फॉर कंसिडरेशन, मतलब अगर आपने सप्लाई किया और उसमें कंसिडरेशन है मनी में तो लिखो डाउनवर्ड एरो। हु इज द रिसिपिएंट? तो लिखो रिसिपिएंट equals to person who is liable to pay that consideration। लिखते वक्त पूरा ध्यान, to pay that consideration। और मेरे साथ आपकी स्पीड आपको रखना है, मेरे साथ आपको स्पीड रखना है। मतलब क्या? मतलब आपको ये बता दूं कि यहाँ पे समझ लो आपने सप्लाई किया और आपको मनी में कंसिडरेशन है या काइंड में कंसिडरेशन है, तो जो कंसिडरेशन देगा वो सप्लायर माना जाएगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल। ओके, मेरे फेस टू फेस बैच में ओके एक कंपनी का ट्रेनी आया
और वो मेरा जीएसटी का फेस टू फेस बैच कर रहा है। अज्यूम दैट उसका नाम जो है अर्जुन है और वो कंपनी के थ्रू आया है और वो कंपनी का ट्रेनी है। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे पेमेंट वो अर्जुन नहीं कर रहा है, मुझे पेमेंट कंपनी कर रही है। तो अगर मुझे कंसिडरेशन कंपनी दे रही है तो हु इज माय रिसिपिएंट, और मैं भी इनवॉइस कंपनी के नाम का दे रहा हूं, तो हु इज माय रिसिपिएंट, क्या वो अर्जुन रिसिपिएंट माना जाएगा या वो कंपनी रिसिपिएंट मानी जाएगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो कंपनी रिसिपिएंट मानी जाएगी। ओके, जो कंसिडरेशन दे रहा है वो रिसिपिएंट एंड नॉट ओके जिसको आप गुड्स दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो वो नहीं, जो कंसिडरेशन दे रहा है वो रिसिपिएंट माना जाएगा। लेकिन सेकेंड पार्ट लिखो, वेयर, सेकेंड पार्ट लिखो, वेयर एसओजी और एसओएस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इज विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। हाँ, जीएसटी में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं, जीएसटी में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है कि जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी सप्लाई माना जाता है। हम आगे देखेंगे शेड्यूल 1। ओके, शेड्यूल 1 में स्टॉक ट्रांसफर वगैरह कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी सप्लाई माना जाता है। तो वहां पे हु इज द रिसिपिएंट, तो यहां पे दो पार्ट करो, यहां पे दो पार्ट करो इसमें। ओके, यहां पे एक मिनट बेटा, बी यहां नहीं चाहिए, यहां से स्क्रैच कर दो बी और सी यहां पे। तो पहला पार्ट लिखो, अगर आपका एसओजी होगा और दूसरा आपका एसओएस होगा। अगर आपका एसओजी होगा तो लिखो रिसिपिएंट, रिसिपिएंट, मुझे थोड़ा नीचे स्पेस लगेगा 2 लाइन का, इसलिए यहां लिख दो रिसिपिएंट इक्वल्स टू अ पर्सन, पर्सन टू हुम, पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड। लिखो फटाफट, गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल, मेड अवेलेबल और पोजीशन, पोजीशन और यूज इज गिवन, पोजीशन और यूज इज गिवन। मतलब क्या, फिर रिसिपिएंट कौन? अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो रिसिपिएंट वो पर्सन होगा जिसको हमने गुड्स डिलीवर्ड किया या उसका अवेलेबल करवा के दिया या जिसको पोजीशन दिया। अवेलेबल या पोजीशन देना मतलब जब गुड्स आप एज इज वेरिज बेसिस पे सेल करते हो। लेट्स टेक एग्जांपल, एज इज वेरिज बेसिस पे सेल करते हो का मतलब क्या? मतलब ये कि समझ लो, ओके मैंने जो है अपना रूम किसी को रेंट पे दिया, भाई कोई फैकल्टी है और फैकल्टी को हॉल रेंट पे दे दिया मैंने। हाँ, पर अब उसमें जो बेंचेस थे, प्रोजेक्टर था, ओके तो मैंने कहा देख भाई रूम तो रेंट पे दे दूंगा पर इसमें जो बेंचेस और प्रोजेक्टर है वो तुझे खरीदना पड़ेगा। और उसने खरीद लिया, रूम वैसी की वैसी है, वो कैमरा बेंचेस प्रोजेक्टर सब वही है। ओके, मैंने मुंह नहीं किए, मैंने कोई मुंह करके डिलीवर नहीं किए, वो वही है, एज इज वेरिज बेसिस पे उसको सेल किया। तो ये एज इज वेरिज बेसिस पे, बहुत सी बार फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर सेल होता है एज इज वेरिज बेसिस पे। तो फिर यहाँ पे जिसको आपने पोजीशन दिया, जिसको आपने यूज करने के लिए दिया या मेड अवेलेबल करवाया, वो रिसिपिएंट माना जाएगा। उसके बाद में सर्विस का रिसिपिएंट कौन, तो लिखो सर्विस का रिसिपिएंट कौन, तो रिसिपिएंट इक्वल्स टू, रिसिपिएंट इक्वल्स टू पर्सन, पर्सन टू whom सर्विस इज रेंडर्ड, सर्विस इज रेंडर्ड, जिसको सर्विस दिया वो पर्सन माना जाएगा। और यहां पे इसको क्लोज करने के बाद लिखो रिसिपिएंट में also includes एजेंट, उसका एजेंट भी रिसिपिएंट माना जाएगा। एजेंट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट के बिहाफ पे कोई एजेंट होगा तो वो रिसिपिएंट के डेफिनेशन में कवर कर लिया जाएगा। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ क्या बेटा, रिसिपिएंट। चलो तो यहाँ वापस से रेगुलर मैट में आ जाओ। तो रिसिपिएंट की डेफिनेशन हमने देखा, और एक यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस, कहीं कोई लॉ पढ़ते वक्त अगर रिसिपिएंट को स्पेशल रेफरेंस दिया होगा तो वो कभी कभी लिखा है, कुछ प्रोविजन में लिखा है कि रिसिपिएंट इसको ही माना जाएगा, तो ऐसा कोई स्पेशल रेफरेंस होगा कि रिसिपिएंट उसको ही माना जाएगा तो फिर उसको ही रिसिपिएंट कंसीडर करना, आगे मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो चलिए ये हमने देखा रिगार्डिंग टू रिसिपिएंट, ठीक है।
चलो उसके बाद में ये कुछ टर्म्स जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। टैक्सेबल सप्लाई, उसके बाद में नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और उसके बाद में यहाँ पे एग्जम सप्लाई। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है हम एक चार्ट फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो आ जाओ चार्ट में, और लिखते लिखते मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, मेरे साथ लिखते जाओ। ओके, आपको एक स्मॉल हैंड राइटिंग में, ज़्यादा खेलना नहीं है। ओके, स्मॉल हैंड राइटिंग में एक चार्ट बनाना है। तो चलो, टाइप्स ऑफ सप्लाई। टाइप्स ऑफ सप्लाई में पहले दो पार्ट करो, स्पेस का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, ओके, और स्मॉल हैंड राइटिंग सारे चार्ट्स में यूज करना। ठीक है, तो देखो बेटा, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार हम क्या लिख रहे हैं, ओके सर रेडीमेड दे दे तो चलेगा, लेकिन आपको रिग्रेट नहीं होगा। जब हम पूरा चार्ट लिखते जाएंगे, आपकी ग्रिप बैठते जाएगी, तो डेफिनेटली आप मुझे याद करोगे। ओके, बहुत हेल्प होगा आपको। ये जो इन बिटवीन लिखना, कॉन्सेप्ट में एब्जॉर्ब होना होता है, और कुछ क्रिटिकल पॉइंट पे आपका ध्यान जाता है। और आपको सच कहूँ तो मेरे रेगुलर बैच में बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, तो आप तो यहाँ पे जरूर दोगे, मेरी आपको गारंटी है। तो चलो, ओके, टाइप्स ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई में यहाँ पे दो, एक होता है टैक्सेबल सप्लाई, सेक्शन लिखना है तो सेक्शन लिख देना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, टैक्सेबल सप्लाई। और दूसरा होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो पहला जो है, पहले तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई लिख लो, और उसके लिए कम से कम स्पेस रखना। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या? तो मतलब यहां पे लिख लो, ओके, एसओजी और एसओएस, एसओजी और एसओएस विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, नॉट लेविएबल टू टैक्स, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी की लेवी नहीं है, जो जीएसटी के परव्यू में ही नहीं है। तो बताओ कौन से ऐसे गुड्स है जो जीएसटी के परव्यू में नहीं आते हैं? बताओ कौन से ऐसे गुड्स है? तो यहां पे 6 ऐसी कैटेगरी है, आपको याद होगा। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और एक जो ऐड हुआ है नवंबर 25 एग्जाम से और ऑनवर्ड्स, वो है डीनेचर्ड स्पिरिट वगैरह। तो यहां पे मैं आपको ये कह दूं कि एग्जाम्पल के तौर पे जिसके लेवी नहीं है, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट्स, और सेकंड अल्कोहलिक लीकर, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जब भी मैं कभी भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई वर्ड यूज करूं, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में ये ही गुड्स इमेजिन करना, ये गुड्स इमेजिन करना। ठीक है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई में। अब टैक्सेबल सप्लाई में आते हैं। टैक्सेबल सप्लाई में तो क्या, तो लिखो टैक्सेबल सप्लाई में एसओजी और एसओएस। ओके, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पूरा लिखना। ओके, शॉर्ट फॉर्म सिर्फ हमारे चार्ट के लिए है। एसओजी और एसओएस विच इज लेविएबल टू जीएसटी, जिसके ऊपर लेवी है, लाइबिलिटी है टू जीएसटी, उसे हम कहते हैं यहां पे टैक्सेबल सप्लाई। और अगर आपको वो बेसिक वाला चार्ट याद होगा, याद है कि नहीं है? चलो मैं आपको जस्ट बता देना चाहता हूं कि ये कैटेगरी छोड़ के, ये वाले चार्ट में ये पहली कैटेगरी छोड़ के बाकी सारे गुड्स और सर्विस पे जीएसटी आता है, बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी आता है। हाँ, टोबैको प्रोडक्ट पे इन एडिशन टू जीएसटी बस एक्साइज आता है, पर सारे गुड्स और सर्विस पे जीएसटी आता है, तो उनको हम कहते हैं टैक्सेबल सप्लाई। ओके, जिसके ऊपर लेवी है। लेकिन दोस्तों थोड़ा अगर हम ऐसा ले लें और यहां पे टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगराइजेशन करें, टैक्सेबल सप्लाई का कैटेगराइजेशन करें, तो इसमें टाइटल दो। ओके, अलग अलग टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर लेवी है, तो उसका कैटेगराइजेशन क्या होगा? ओके, पहला चार्जेबल सप्लाई, चार्जेबल सप्लाई। दूसरा यहां पे जीरो रेट सप्लाई, तीसरा नील रेट सप्लाई, और चौथा एग्जम सप्लाई, एग्जम सप्लाई। हाँ, चलो मेरे साथ ये लाइन करो, ये चारों सप्लाई टैक्सेबल माने जाते हैं। ओके, उसके कैटेगराइजेशन है। चार्जेबल सप्लाई, चलो चार्जेबल सप्लाई मतलब क्या, तो लिखते जाओ मेरे साथ। एसओजी या एसओएस इज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ जीएसटी,
सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ जीएसटी, जिसका जीएसटी हमें देना है, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ जीएसटी, उसको कहते हैं हम चार्जेबल सप्लाई। जीरो रेट सप्लाई मतलब क्या? ये सप्लाई एग्जाम नहीं है, ये सप्लाई को एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स दिए हैं। लिखो एसओजी या एसओएस विच इज चार्जेबल टू जीएसटी, चार्जेबल टू जीएसटी मतलब उसके ऊपर जीएसटी आएगा, बट गवर्नमेंट हैव गिवन स्पेशल बेनिफिट्स, स्पेशल बेनिफिट्स ब्रैकेट में एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव ऑन एक डायरेक्ट एक्सपोर्ट, अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो, और सप्लाई टू एसईजेड, सप्लाई टू एसईजेड मतलब गवर्नमेंट कहती है देख भाई ओके, यहां पे तू अगर इंडिया में बेचेगा तो हम जीएसटी लगाएंगे, पर हाँ तू एक्सपोर्ट करेगा, अच्छा काम करेगा, सुनिए ध्यान से, तू अगर एक्सपोर्ट करेगा अच्छा काम करेगा तो हम तुम्हें जीएसटी से बेनिफिट देंगे। ओके, एक्सपोर्ट कर तो बेनिफिट देंगे, विदाउट टैक्स तुम्हें एक्सपोर्ट करने देंगे, और आगे तो बताऊंगा आईटीसी के रिफंड भी दे देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में वो वैसे एग्जाम नहीं है, वो चार्जेबल है, पर आप अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देने के लिए रेडी है, इसलिए उसको जीरो रेट बोला जाता है। जीरो रेट इज नॉट अ नील रेट, जीरो रेट इज एक्सपोर्ट इंसेंटिव। बोलो मेरे साथ, जीरो रेट इज एक्सपोर्ट इंसेंटिव। डन डना डन डन। चलिए उसके बाद में नील रेट। ओके, नील रेट में अगर आप देखोगे तो एसओजी लिखो, एसओजी और एसओएस, एसओजी और एसओएस विच इज subject to nil rate, which is subject to nil rate in GST tariff, in GST tariff, which is subject to nil rate in GST tariff। ठीक है, अब ये नील रेट या हमने लिखा, और एग्जाम सप्लाई भी लिख दो, एग्जाम सप्लाई भी लिख दो, फिर मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूं। एसओजी और एसओएस, एसओजी और एसओएस विच इज चार्जेबल टू जीएसटी, चार्जेबल टू जीएसटी एट नॉर्मल रेट, एट नॉर्मल रेट, बट टू प्रमोट सोशो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव, इधर जाता है तो जाने दो, सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट have temporarily exempted such supply by notification, ओके, नोटिफिकेशन से उसको एग्जाम किया गया। अब थोड़ा ये समझ लो कि वो सप्लाई पे रेट तो है, लेकिन उसको बाय नोटिफिकेशन एग्जाम किया गया। चलो थोड़ा मैं इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए दोस्तों, एक जीएसटी टैरिफ नोटिफिकेशन मैं यहां लेता हूं, जिससे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। अब आपका किस तरह से, तो उन्होंने क्या किया है कि जब आप कभी भी जीएसटी के रेट देखते हो तो इस तरह से टेबल आपके सामने आता है गुड्स या सर्विसेज का। तो इसमें ओके, कंस्ट्रक्शन सर्विस ले लो, तो कंस्ट्रक्शन के सामने यहाँ पे ऐसे रेट दिए होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे चार्जेबल सप्लाई मतलब जिसके आगे रेट दिए हुए हैं, सीजीएसटी के 9%, एसजीएसटी के 9%, और वो आपको पे भी करना है। अगर वो गुड्स का सप्लाई करते हो या सर्विस का सप्लाई करते हो तो वो आपको देना भी है, तो इसको हम कहते हैं चार्जेबल सप्लाई। ओके, अब
जीरो रेट सप्लाई मतलब क्या, समझ लो कोई आपकी सर्विस है, ओके समझ लो कोई आपकी सर्विसेज है और वो सर्विसेज, समझ लो कोई आपका रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस है, उसका रेट 6% है, सुनना उसका रेट 6% है। लेकिन अगर ये सर्विस आप एक्सपोर्ट करते हो, इवन दो एक्सपोर्ट करते हो, इवन दो यहाँ पे जो है ये सर्विस का रेट दिया हुआ है टैरिफ में, लेकिन आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट इसको ज़ीरो कर देगी और विदाउट पेमेंट ऑफ, ओके विदाउट पेमेंट ऑफ यहाँ पे जीएसटी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे रेट दिया हुआ है, अगर आप इंडिया में गुड्स का और सर्विस का सप्लाई करते हो तो जीएसटी लगता है। गवर्नमेंट जीरो रेट में एक्सपोर्ट इंसेंटिव देती है, इसलिए जीरो रेट मतलब नील नहीं होता है, जीरो रेट मतलब रेट है बट इट्स एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव। नील रेट क्या होता है, समझ लो ये गुड्स और सर्विसेज जो भी दिया हुआ है और यहाँ पे रेट के जगह नील लिखा होता है। जब आप टैरिफ देखोगे तो बहुत सी जगह नील लिखा हुआ होता है, तो जब वहां पे नील रेट ही इटसेल्फ नील है तो इसको हम कहते हैं नील रेट, इसको हम कहते हैं नील रेट सप्लाई। ओके और एग्जाम सप्लाई किसको कहते हैं, तो एग्जाम सप्लाई में ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम सप्लाई में यहाँ पे रेट दिया हुआ है, वहां नील नहीं लिखा हुआ, रेट दिया हुआ है पर गवर्नमेंट ने ओके बाय नोटिफिकेशन ये कहा है कि यहाँ पे ये कुछ पीरियड के लिए एग्जम्प्ट रहेगा, जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं करेगी ये एग्जम्प्ट रहेगा, इसका टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नील रेट एंड एग्जाम रेट, नील रेट में रेट ही नील दिया हुआ है, तो एग्जाम रेट में रेट नील नहीं दिया हुआ है, रेट है पर गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन उसको एग्जाम किया हुआ है टू प्रमोट द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा ये जो डिफरेंस है ये हमने देखा यहाँ पे कि जीरो रेट सप्लाई, नील रेट सप्लाई और एग्जाम सप्लाई। अब देखो बेटा यहाँ पे ओके ये नील रेट को, उसके बाद में ये एग्जाम को और ये नॉन टैक्सेबल को, तीनों को, नील रेट को और एग्जाम को, नॉन टैक्सेबल को यहां लिखो। ओके एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो चार्ट में, चार्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, फॉर जीएसटी पर्पस इट इज ओके ऑल दीज थ्री सप्लाई, all these three supplies are treated as exempt supplies, are treated as exempt supplies। जीएसटी पर्पस के लिए ये तीनों सप्लाई एग्जाम सप्लाई माने जाएंगे। तो थोड़ा दोस्तों यहां समझ लो। ओके टाइप ऑफ सप्लाई, तो टाइप ऑफ सप्लाई में यहां एक टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, जब भी मैं नॉन टैक्सेबल कहूँगा तो लेवी ही नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, जिसके ऊपर लेवी ही नहीं है। ओके और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि यस यहाँ पे टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल जिसके ऊपर लेवी नहीं है। ओके ये जो सप्लाईज है, ये तीन सप्लाईज को नॉन टैक्सेबल, ये तीन सप्लाईज नील रेट और एग्जाम इसके ऊपर लेवी है, सुनना नील रेट और एग्जाम इसके ऊपर लेवी है बट रेट नील है या एग्जम्प्ट है। लेकिन जीएसटी पर्पस के लिए, फॉर जीएसटी पर्पस के लिए जब भी मैं एग्जाम सप्लाई वर्ड यूज करूं तो एग्जाम सप्लाई में तीनों सप्लाई आते हैं, वोनली एग्जाम, नील रेट और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आते हैं। ओके बेसिकली दोनों में डिफरेंस है, पर जीएसटी में जब भी आगे एग्जाम सप्लाई वर्ड यूज होगा तो ये तीनों सप्लाई आएंगे। चलो रेगुलर मैट में आ जाओ। ओके चलो रेगुलर मैट में आ जाओ। तो एग्जाम सप्लाईज में तो देखो टैक्सेबल सप्लाईज में क्या कहा गया है, तो टैक्सेबल सप्लाईज में ओके जिसके ऊपर लेवी है, हाईलाइट कर दो जिसके ऊपर लेवी है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्या कहा गया है, जिसके ऊपर लेवी ही नहीं है, सुनना जिसके ऊपर लेवी ही नहीं है उसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा है। और उसके बाद में एग्जाम सप्लाई किसे कहा गया है, तो वैसे तो तीनों सप्लाई में डिफरेंस है, लेकिन फॉर जीएसटी पर्पस अंडर सेक्शन 247 जब भी एग्जाम सप्लाई का रेफरेंस आएगा, जैसे आगे ओके अगर आपका एग्जाम सप्लाई तो आप आईटीसी नहीं लो पाओगे, मतलब अगर आपका सप्लाई नील रेट है, वोनली एग्जाम्प्ट है या नॉन टैक्सेबल है तो आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। तो एग्जाम सप्लाई में तीनों सप्लाई आपको कंसीडर करने हैं। तो इस तरह से हमारी सारी डेफिनेशंस यहाँ पे खत्म हुई। चलो अब आगे ये डिस्कशन को और कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। यस अब आगे हमारा यहाँ पे सेक्शन चालू होता है और वह है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। इसमें पहले कुछ वर्ड्स है और वो वर्ड्स है गुड्स और सर्विसेज की।
तो इसके बेसिक मीनिंग पहले हम देख लेते हैं, उसको बाद में और एनालाइज तो करेंगे, पर बेसिक मीनिंग हम देख लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा आगे आते हो आगे के पेजेस पे, तो आगे के पेजेस पे मैंने यहाँ पे हाँ गुड्स की डेफिनेशन दी है। पहले डेफिनेशन अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आगे एनालाइज तो करूँगा। गुड्स की डेफिनेशन दी है और सर्विस की डेफिनेशन दी है। तो चलो ये गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं। जीएसटी में गुड्स कब कहा जाएगा और सर्विस कब कही जाएगी। चलो आ जाओ यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन पे। अगर आप गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन पे आते हो यहाँ पे, यहाँ पे तो चलो लिखो सेक्शन 252 में गुड्स क्या कहा गया है, राइट डाउन, मीन्स, और सर्विसेज यहां पे भी लिखना मीन्स। मेरे साथ लिखते जाओ, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सर्विस मानी जाएगी, सॉरी गुड्स माना जाएगा। गुड्स यानी एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस यानी क्या, सर्विस यानी एनीथिंग, एनीथिंग, यस एनीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनीथिंग अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स। ओके ये डेफिनेशन बड़ी मजेदार है। गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें वर्थ है वो, ओके एनी मूवेबल प्रॉपर्टी वो गुड्स कहा जाएगा। और सर्विस की डेफिनेशन तो इतनी ओपन एंडेड है, ओके सर्विस की डेफिनेशन इतनी ओपन एंडेड है कि एनीथिंग, सुनना, एनीथिंग अदर देन गुड्स उसे सर्विस माना जाएगा। ओके तो यहां पे अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स नहीं मतलब ही वो सर्विस है। और एक बात बताओ क्या, ओके आगे जीएसटी में ये समझ जाएगा कि तुमने किसी भी बात का पैसा कमाया, गुड्स होगा तो ठीक, नहीं तो उसके अलावा किसी का भी पैसा कमाया, तुमको पैसा मिला तो गवर्नमेंट कहती है मुझको भी चाहिए, ओके मुझे टैक्स चाहिए। इसलिए सर्विस का स्कोप बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं एनीथिंग अदर देन गुड्स उसे सर्विस माना जाएगा। उसके बाद में यहां पे आगे चार्ट कैसे बढ़ेगा, ये नीचे डाउनवर्ड एरो तो जाएगा ही, पर इधर जो है एक एरो और इसमें भी एक एरो, और यहां पे एक बीच में बॉक्स आएगा, यहां पे बीच में एक बॉक्स आएगा, और ये बॉक्स में लिखो एक्सक्लूड्स, दोनों से भी एक्सक्लूड्स, ओके एक्सक्लूड्स। तो भाई साहब क्या एक्सक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, तो लिखो मनी, मनी के ट्रांजैक्शन, एंड दूसरा सिक्योरिटीज, मनी एंड सिक्योरिटीज। तो ये मनी और सिक्योरिटी एक्सक्लूड किया जाएगा। ओके मनी और सिक्योरिटीज ये गुड्स से भी एक्सक्लूड होगा और सर्विस से भी एक्सक्लूड होगा। मतलब कोई अगर ट्रांजैक्शन प्योरली मनी में है, मैंने आपको पैसा दिया, आपसे पैसा लिया, मैंने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, विड्रॉ किया, मैंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, ओके इन्वेस्टमेंट वापस मिला, मैंने लोन दिया, लोन वापस मिला, जो ट्रांजैक्शन प्योरली मनी के है उस पर जीएसटी नहीं आएगा। और जो सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन है, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, ओके या डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके तो वो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट प्योरली सिक्योरिटीज के है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके तो मनी और सिक्योरिटीज एक्सक्लूड किया जाएगा। बट अगर हम बात करें तो स्पेशली इंक्लूड क्या है, स्पेशली इंक्लूड क्या है, गुड्स इंक्लूड्स, ओके गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम्स, एंड सेकंड, हाँ एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में डाला गया है, इंक्लूड कहा गया है। और सेकंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स डैश डैश डैश, वो आप रेगुलर बुक से पढ़ लेंगे। ओके ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ओके वेदर अटैच टू लैंड और नॉट एंड एक्सेट्रा। तो ओके ये बुक में से पढ़ लेंगे। ग्रोइंग क्रॉप बस इतना समझ लो कि जमीन पर जो ग्रोइंग क्रॉप है वो भी गुड्स के डेफिनेशन में लाया गया है। तो खास बात क्या है, खास बात यहाँ पे ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट से एकदम उल्टी डेफिनेशन है गुड्स की। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी मनी एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन यहाँ पे ओके
मनी और सिक्योरिटीज एक्सक्लूड किया है, जबकि उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स के डेफिनेशन में सिक्योरिटीज इंक्लूड किया हुआ है, और एक्शनेबल क्लेम वहां एक्सक्लूड किया है पर यहां इंक्लूड किया हुआ है। तो ये जीएसटी की डेफिनेशन है और आपको ऐसी की ऐसी याद रखना है। तो इन सिंपल वर्ड, ओके, एक्शनेबल क्लेम्स, बोलो मेरे साथ, एक्शनेबल क्लेम गुड्स माने जाएंगे, और ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह ये भी गुड्स माने जाएंगे। सर्विस में क्या है, तो सर्विस में मैं आपको ये बता दूं, ओके, वो क्या कहते हैं, सेपरेट कंसिडरेशन, सॉरी, इंक्लूड्स, सर्विस में इंक्लूड्स सेपरेट कंसिडरेशन, सेपरेट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, चार्ज फॉर, फर्स्ट लाइन, यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी, दूसरा कन्वर्जन ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी, ओके, एग्जाम्पल देना होगा तो एग्जाम्पल कमीशन, एंड थर्ड टू फैसिलिटेट, to facilitate or arranging, to facilitate or arranging the transaction in securities, transaction in securities, example brokerage, etc, ब्रोकरेज etc। हाँ, अब देखो क्या हुआ कि जब ये सर्विस की डेफिनेशन यहां पे डिजाइन की, तो इसमें इन्होंने कहा एनीथिंग अदर देन गुड्स, कुछ भी आएगा अदर देन गुड्स, पर दोनों में से क्या एक्सक्लूड किया गया, दोनों में से एक्सक्लूड किया मनी एंड सिक्योरिटीज। तो मनी और सिक्योरिटीज दोनों में से एक्सक्लूड किया गया है, पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ठीक है, मनी देना, पैसा लेना, ओके, पैसा देना पैसा लेना जो है, ये जो है इसके ऊपर यहां पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी जब हम पैसा यूज करने देते हैं, पहली लाइन यूज ऑफ मनी, तो उसका हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो पैसा लेने देने पे तो जीएसटी नहीं आएगा, पर इसका मैंने कंसीडरेशन लगाया, कुछ कमाया, कंसीडरेशन लगाया, तो क्या वो इंटरेस्ट चार्ज करना फॉर यूज ऑफ मनी, क्या वो यहां पे सर्विस मानी जाएगी? तो डेफिनेशन कहती है यस, वो सर्विस मानी जाएगी, ओके, क्योंकि वो यूज ऑफ मनी का सेपरेट कंसिडरेशन है, तो वो सर्विस माना जाएगा। ओके, दूसरा कन्वर्जन ऑफ मनी, जैसा फॉरेन एक्सचेंज में आपने रुपीस दिया, फॉरेन एक्सचेंज लिया, फॉरेन एक्सचेंज लिया, रुपीस दिया, या फिर आपने ओके 500 का नोट दिया, मैंने चेंज किया, तो पैसा लेना देना डॉलर टू रुपीस, रुपीस टू रुपीस, ओके, उस पर जीएसटी नहीं है, वो ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर इस कन्वर्जन के लिए सेपरेट कंसिडरेशन कमीशन चार्ज किया गया, तो वो सर्विस मानी जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और थर्ड, ओके, सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन, भाई सिक्योरिटीज लेना बेचना ब्रोकरेज करता है, ओके, या आपका कंसल्टेंट करता है, तो सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन लेने बेचने पे आपने आज 10 लाख की सिक्योरिटी खरीदी, कल बेच दी, ओके, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अलग से दिया आपने, सिक्योरिटीज के लेने देने पे जीएसटी नहीं आता है। लेकिन अगर उसका सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया ब्रोकरेज, ओके, तो वो ब्रोकरेज जो आपने सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू ओके सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी, और टू फैसिलिटेट अरेंजिंग द ट्रांजैक्शन इन मनी। ओके, तो ये तो हमने देख लिया। अब मैं थोड़ा यूज ऑफ मनी पे डिस्कशन करना चाहूंगा, यूज ऑफ मनी पे डिस्कशन करना चाहूंगा। ओके, यूज ऑफ मनी का सेपरेट कंसिडरेशन क्या है? तो सेपरेट कंसिडरेशन है एग्जाम्पल इंटरेस्ट चार्ज, ओके, चार्ज ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स, लोन एडवांसेस, एडीवी मतलब एडवांसेस और डिपॉजिट। तो ये इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स, तो यहां पे मैं ये कहूंगा इट्स अ सर्विस, ध्यान दे, इट्स अ सर्विस। तो ये जो है इंटरेस्ट चार्ज करना ऑन लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, इट्स अ सर्विस, वो सर्विस कही जाएगी। बट
एग्जम्प्टेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने फिलहाल इसको एग्जाम किया हुआ है। क्या गवर्नमेंट एग्जाम कर सकती है? यस। तो यहां पे एग्जम्प्टेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम किया हुआ है, ये हाईलाइट करना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इंडिया में आप किसी को लोन दे रहे हो, बैंक लोन दे रही है, या आपने बैंक को डिपॉजिट दिया उसका इंटरेस्ट कमा रहे हो, बैंक को पैसा यूज करने दिया उसका इंटरेस्ट कमा रहे हो, लोन में पैसा दिया उसका इंटरेस्ट कमा रहे हो, बैंक ने आपको पैसा यूज करने दिया उसका बैंक कमा रही है, इंडिया में जो भी इंटरेस्ट कमाएगा, ओके, ये सर्विस है, ध्यान से सुनना, इट्स अ सर्विस बिकॉज सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी। पर लोन, एडवांसेस और डिपॉजिट बैंक ने किसी को भी चार्ज किया, आपने किसी को भी चार्ज किया, आपने अनसिक्योर्ड लोन का चार्ज किया, तो फिलहाल एग्जम्प्टेड है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड। यहां पे एक नोट डाल दो, एग्जम्प्टेड बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड पे, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड, ओके, उसके ऊपर जीएसटी आता है। ख्याल रहे, ये सिर्फ इंटरेस्ट को बेनिफिट दिया है, बाकी किसी को बेनिफिट नहीं है। बाकी सारी बैंकिंग सर्विस या आपकी प्रोसेसिंग फीस वगैरह बाकी सब टैक्सेबल है, ये बेनिफिट ओनली इंटरेस्ट को दिया गया है। तो आई होप आप ये पॉइंट को समझे होगे। सो दोस्तों, ये था गुड्स और सर्विसेज का डेफिनेशन। आपने लिखा होगा, लिखा या नहीं लिखा? डन 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 डन। ओके, तो इस तरह से हमने डेफिनेशन देखा, इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे ओके आगे जब मैं पढ़ाते रहूँगा, लेकिन बेसिक डेफिनेशन हमारी हो गई। ओके, तो इस तरह से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन, तो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड्स, ये भी देख लिया जो सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड है, पर जिसके पास, यहाँ पे सुनना, जिसके पास यूआईएन है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाएगा। ओके, सप्लायर की डेफिनेशन हमने देखी, थोड़ा शॉर्ट में मैंने यहाँ बना के दिया, और उसके बाद में ऑनलाइन मनी गेमिंग और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो है इसका भी हम डेफिनेशन देखेंगे। पर एक काम करो, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम लिख लो यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ये आप लिख लो, और ये एक्सप्लेन और मैं बाद में करूँगा, सिर्फ लिख लो अभी, जस्ट मिनट। ओके, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, लिखो, सेक्शन 102A के हिसाब से स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड्स, यहां लिखो इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेगा? तो 1, यहां पे बेटिंग, बेटिंग करना, सेकंड कैसीनो, कैसीनोस, थर्ड गैम्बलिंग, फोर्थ हॉर्स रेसिंग, 5 लॉटरी, और 6 यहां पे ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम माने जाएंगे, और इसके ऊपर जीएसटी आता है, मैं आगे थोड़ा और पढ़ाऊंगा। तो चलो मेरे साथ लर्न करो, जब भी मैं स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कहूँ तो इसमें क्या क्या आना चाहिए? बेटिंग, चलो बेटिंग, कैसीनो, कैसीनो खेलने गए कभी गोवा में? खेले ना, नालायक। कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ओके, ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स माने जाएंगे, और इसके ऊपर भी जीएसटी लगाया जाएगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन मैं बाद में करूंगा, डिटेल में हम बाद में करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने देखी। इस पेज पे बिजनेस की डेफिनेशन बाकी है, ओके, जो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो चलिए, तो ये हमारा चार्ट यहाँ पे खत्म होता है। चलो, तो वापस आप आ जाओ रेगुलर मैथ में, और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई टैक्सेबल इवेंट। यस, हमने जहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई स्टार्ट किया था, डेफिनेशन के बाद ये टाइटल आपको मिलेगा। ओके, देखो डेफिनेशन के बाद जहां हमने टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन देखी, उसके बाद आपको ये टाइटल मिलेगा, सेक्शन 7। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, मतलब ये टॉपिक स्टार्ट होता है, उसके सेकंड थर्ड पेज पर ही आपको दिख जाएगा। ओके, देख लीजिएगा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। ओके, गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन के पहले पहले वापस थोड़ा पीछे आते हैं। ओके, मीनिंग ऑफ सप्लाई सेक्शन 7, कम ऑन, मीनिंग ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 पे आ जाओ। अब ये क्या कहता है, देखो थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लो। सप्लाई इंक्लूड्स, ओके, वहां आपके नोट्स में देखना, सप्लाई इंक्लूड्स से क्लॉज ए, तो मैं इसको कहूंगा 7(1)(a),
इसको मैं कहूँगा 7(1)(a). सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज ए, उसके बाद में क्लॉज ए पढ़ता हूँ सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। क्लॉज ए, उसके बाद में 7(1)(a, ये 7(1)(b), ओके 7(1)(b) ये सप्लाई में इंक्लूड होगा, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो है 7(1)(c) भी दिया है। तो ये 4 क्लॉजेस है जो सप्लाई में इंक्लूड हो गए। आई रिपीट, ये फोर क्लॉजेस है जो सप्लाई में इंक्लूड हो गए। चलो कितने क्लॉजेस है? व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज ए। थोड़ा स्ट्रक्चर देखो, फिर क्लॉजेस में हम जाते हैं। तो क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी, ये सप्लाई इंक्लूड्स होगा। अब वैसे तो डिटेल में एक एक वर्ड्स हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा सप्लाई इंक्लूड्स सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल यहाँ दिया है। लेकिन स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया है, पहले तो स्टार्ट ऐसा किया है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ओके, मतलब किसी भी फॉर्म में आपने पैसा कमाया, किसी भी फॉर्म में आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की। ओके, गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की, सच एज, अब सच एज का मतलब ये जस्ट एग्जांपल्स है। ओके, यानी ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, क्योंकि वर्ड है सप्लाई इंक्लूड्स का मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। और यहां पे स्टार्ट तो ऐसा कहते हैं, सच कह दूं क्या, ये ऑल फॉर्म बोल दिया मतलब ही इंटेंशन क्लियर है। मतलब ही आपने अगर किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह से गुड्स या सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, किसी भी फॉर्म में कोई बिजनेस एक्टिविटी से पैसा कमाया तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। एग्जाम्पल जस्ट दिए उन्होंने, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ओके, ये एग्जाम्पल दिए। मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, आपने ये जो सप्लाई किया जिसमें आप कमा रहे हो, कंसिडरेशन ले रहे हो, अगर आपको कंसिडरेशन मिला, आपको मिला, गवर्नमेंट कहती है हमको भी चाहिए। ओके, तो आप कंसिडरेशन ले रहे हो और वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। ओके, तो अगर आपने इंडिया में कोई भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया, ओके, एग्जाम्पल दिए सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर क्लॉज ए देखते हो, तो क्लॉज ए में क्या बोला है कि भाई कुछ एक्टिविटी जो फॉर कंसिडरेशन, पढ़ा होगा, कुछ एक्टिविटी जो आपने सप्लाई किया और वो फॉर कंसिडरेशन सप्लाई किया। ओके, यहाँ पे भी कंसिडरेशन बोला है, तो ओके जीएसटी आएगा। मतलब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज की एक्टिविटी की और जिसमें कुछ कमाया, तो हमें थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि कंसिडरेशन मिला तो गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी। ओके, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे सी, ओके, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस और क्लॉज बी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, और इसमें भी वर्ड है कंसिडरेशन, यानी अगर वो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन किया हो, कुछ कमाया हो, तो जीएसटी आएगा। लेकिन अगर आप क्लॉज सी में आते हो, तो सी में कहते हैं एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 1 है, मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, आपने वो एक्टिविटी की और वो एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन की तो भी सप्लाई माना जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, क्लॉज ए और बी में ये कहा है कि कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई बोला जाएगा, लेकिन क्लॉज सी में कहा कि विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी सप्लाई कुछ केसेस में जो हमने एक शेड्यूल दिया है उसमें आता है तो सप्लाई माना जाएगा। तो भाई साहब ओके, देखेंगे कि शेड्यूल 1 में क्या क्या एक्टिविटी आती है। फिर आगे वो 7(1)(a) लाते हैं और 7(1)(a) क्लासीफाई करता है कि वो गुड्स का है या सर्विस का है। तो 7(1)(a) फॉर क्लासिफिकेशन है जो हम आगे देखेंगे। ओके, सेक्शन 7(1) कैपिटल ए, वो आगे देखेंगे। अब वो नीचे क्या कहते हैं, 7(2), सेक्शन 7(2) क्या कहता है? सेक्शन 7(2) ये कहता है नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, ऊपर सबसेक्शन 1 में कुछ भी कहा गया हो, ध्यान सुनना, ऊपर सबसेक्शन 1 में कुछ भी कहा गया हो, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, या फिर कुछ एक्टिविटी जो गवर्नमेंट की होगी या स्टेट गवर्नमेंट की होगी, एज अ पब्लिक ऑथोरिटी होगी, shall be treated neither as a supply of goods or supply of service, यानी शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज या गवर्नमेंट की एक्टिविटीज जो एज अ पब्लिक ऑथोरिटी होगी, जो नोटिफाई होगी, वो एक्टिविटी सप्लाई नहीं बोली जाएगी। ओके, ना गुड्स का ना सर्विस का। तो इन शॉर्ट सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो आप चार्ट बुक में आओगे तो चार्ट बुक में आपको सेक्शन यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड दिखेगा। ओके, सेक्शन 7, सबसेक्शन 3 तो बाद में देखेंगे। ओके, यहां पे मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को अगर सेक्शन 7 को यहां पे लूं तो सेक्शन 7 में 2 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड करूंगा। ओके, लिखो व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में क्या आएगा, व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स एंड व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड्स, मतलब क्या सप्लाई में नहीं आएगा। सप्लाई इंक्लूड्स का सेक्शन रहेगा सेक्शन 7(1),
यहाँ पे सेक्शन 7.1 रहेगा और एक्सक्लूड का रहेगा सेक्शन 7.2। ओके, सेक्शन 7.2। पहले दो पार्ट में हमारा चार्ट डिवाइड हो रहा है। कम ऑन, कौन से दो पार्ट में हमारा चार्ट डिवाइड हो रहा है? व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स और व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड्स, सेक्शन 7.1 ओके एंड सेक्शन 7.2। ओके, तो 7.1 और 7.2 में डिवाइड हो रहा है। अब सप्लाई इंक्लूड्स, इसमें जब हम सेक्शन 7.1 पढ़ रहे थे तो उसमें क्लॉज ए था, ए था, बी था, सी था। लेकिन अगर हम देखें तो पहले तीन क्लॉजेस में कंसिडरेशन होना जरूरी था। मतलब जब भी आप गुड्स और सर्विस दोगे और आपको कुछ मिला होगा तो गवर्नमेंट जीएसटी लगाएगी, पर क्लॉज सी वाला विदाउट कंसिडरेशन था। इसलिए 7.1 को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। ओके ओके, पहला विथ कंसिडरेशन, लिखो विथ कंसिडरेशन आपके सप्लाई, और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट और वो है विदाउट कंसिडरेशन। हाँ, कुछ एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन होगी तो वो सप्लाई माना, कंसिडरेशन वो सप्लाई माना जाएगा। और ये जो है यह शेड्यूल 1 हम देखेंगे, शेड्यूल 1 सेक्शन 7.1c, सेक्शन 7.1c। ओके, विदाउट कंसिडरेशन कौन कौन सी एक्टिविटी सप्लाई मानी जाएगी। अगर आप टेबल देखते हो तो चलो बताओ, विथ कंसिडरेशन में कौन कौन सी एक्टिविटी मानी गई। विथ कंसिडरेशन में 7.1a जो मैंने यहां लिया, उसके नीचे 7.1a आ जाएगा जो मैं नीचे ले रहा हूं, उसके बाद में यहां पे 7.1b आ जाएगा। तो ए और बी इसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है। और दोस्तों ओके, अब ये इसमें कंसिडरेशन जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कंसिडरेशन जो होगा ओके, तो एक एक क्लॉजेस में क्या उनका कहना है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखो 7.1a क्या कहता है। अगर आप बाजू में आपकी टेक्स्ट बुक्स है तो आप 7a अगर देखोगे तो वो कहते हैं, ये रेड पेन से लिखो, ऑल फॉर्म्स मतलब यहां पे जहां तक है, पहले तो स्टार्ट ऐसा करते हैं कि कोई भी फॉर्म में आपने सप्लाई किया हो, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब गुड्स मतलब क्या, तो एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और सर्विसेज और बोथ। ओके, सर्विस मतलब क्या, एनीथिंग, कोई भी फॉर्म में आपने सर्विस दो, एनीथिंग अदर देन गुड्स। ओके, किसी भी फॉर्म में हो, अगर आप नीचे दी गई शर्तें पूरी करते हो तो आपको जीएसटी आ जाएगा। ओके, तो कौन कौन सी सर्विस, ओके ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लिखो, सच एज ओके, एग्जाम्पल के लिए यहां पे उन्होंने कौन कौन से दिए, तो लिखो सेल ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल। तो आपने सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज और डिस्पोजल, ये सच एज है, जस्ट एग्जांपल्स हैं। पहले तो उन्होंने ऑल फॉर्म को बोल के क्लियर कर दिया, कि किसी भी फॉर्म में हो हम कवर करेंगे। ये तो जस्ट एग्जांपल है। ओके, सच एज दिस एग्जांपल। ओके, लिखो आगे, मेड और अग्रीड टू बी मेड, और अग्रीड टू बी मेड। नेक्स्ट, फॉर कंसिडरेशन, जिसमें कंसिडरेशन है, फॉर कंसिडरेशन, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, इन द कोर्स और फर्दरेंस, ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपने लिख लिया होगा। अगर आप किसी भी फॉर्म में गुड्स और सर्विस देते हो और वो जो आपने गुड्स और सर्विस मेड और अग्रीड टू बी मेड किया, जिससे पैसा कमाया फॉर कंसिडरेशन, और वो ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, कम ऑन, वो ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तो उसे सप्लाई माना जाएगा। मतलब ये सारी चीजें क्यूमुलेटिव है, एक साथ पूरी करना पड़ेगा। ओके, मतलब वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए, और यहाँ पे मेड और अग्रीड टू बी मेड भी होना चाहिए, और किसी भी फॉर्म में मे बी, ओके लाइक राजेश खन्ना स्टाइल, ओके सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड आपने किया हो तो वो सप्लाई माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ओके इसको और डिस्कस करेंगे और एक एक वर्ड्स को हम एनालाइज करेंगे। ओके, यहाँ पे आगे चलिए, तो आगे हम देखेंगे ब्रेक के बाद। डन। चलो यहाँ रुकते हैं।